नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बड़ी राहत दी गई है। करीब 90,000 परिवारों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए भेजे गए हैं, जिसके लिए कुल 900 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। मेरठ जनपद में भी इस योजना का लाभ मिला, जहां 2,626 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए मिले। राशि मिलने के बाद लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और अब वे अपने पक्के घर के निर्माण की शुरुआत कर सकेंगे। उन्नाव के चमड़ा उत्पाद निर्यातकों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक के चर्म उत्पाद फंसे हुए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह प्रभावित हो गई है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है, जिसका सीधा असर उन्नाव की 42 फैक्ट्रियों पर पड़ा है। निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है और यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो उद्योग पर और बड़ा संकट आ सकता है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। महापौर सुनीता दयाल द्वारा टैक्स न बढ़ाने की घोषणा किए 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इस वजह से करीब 5.5 लाख लोग पुरानी दरों पर टैक्स लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश में देरी के चलते लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सभी की नजर अब प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है। यूपी में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। लघु सिंचाई विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी द्वारा कराई जाएगी और इसमें चयन पीईटी 2025 के आधार पर होगा। आवेदन की तारीख और फीस से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार अपडेट पर नजर बनाए रखें और इस मौके को हाथ से न जाने दें। ग्रेटर नोएडा जल्द ही ग्लोबल एजुकेशन हब बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसी साल यहां वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू होने वाला है, जिससे छात्रों को विदेश जाए बिना ही इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। ये पहल न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए अवसर भी पैदा करेगी। चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा दी गई है। प्रयागराज से विंध्याचल धाम जाने वाले भक्तों को अब हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें मिलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने भी ट्रेन सेवाएं बढ़ा दी हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी को परेशानी ना हो। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें और उनकी यात्रा सुरक्षित व सुगम बनी रहे। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। यहां 26 पात्र लोगों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए भेजे गए हैं, जिससे वे अपने पक्के घर के निर्माण की शुरुआत कर सकेंगे। इस पहल से लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ सहित 551 किलोमीटर लंबे रेलखंड को अब कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा। इसके लिए 492 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस तकनीक के लागू होने से ट्रेनों की टक्कर जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगा। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत से जुड़े मामले में आगरा कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के पेश न होने पर अदालत ने सख्ती दिखाई है। निर्धारित तारीख पर उपस्थित न रहने के कारण अधिवक्ता पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पर उपस्थित होना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। आईपीएल 2026 में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एलएसजी और दिल्ली के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए दर्शकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस मुकाबले के टिकट की कीमत करीब 1,000 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए तक जा रही है। खास बात यह है कि स्टेडियम में एंट्री केवल मोबाइल टिकट के जरिए ही मिलेगी, इसलिए दर्शकों को पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा और स्क्रीनशॉट या डिजिटल टिकट साथ रखना जरूरी होगा। सर्बानंद सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नमो भारत और मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर, ट्रेनों और आसपास के क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखी जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो और यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिले। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और नियमित चेकिंग को और सख्त किया जाएगा, ताकि सफर पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके।
अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भव्य स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामनगरी को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया जाएगा। इस खास मौके पर 20 सांस्कृतिक मंच तैयार किए जा रहे हैं, जहां करीब 250 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इन कार्यक्रमों में लोक संस्कृति, भक्ति संगीत और पारंपरिक नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत प्रदेश को $300 मिलियन की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस फंड का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने में किया जाएगा। इस पहल से आने वाले समय में प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। कानपुर के खुले बाजार में मंगलवार 17 मार्च 2026 को कृषि जिंसों, तिलहन, खाद्य तेल, गुड़ शक्कर और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। गल्ला और दलहन वर्ग में कीमतें सामान्य रूप से स्थिर रहीं, जबकि अरहर, चना और मूंग दाल की मांग बनी रहने से बाजार में हलचल देखने को मिली। व्यापारियों के अनुसार फिलहाल सप्लाई संतुलित है, जिससे बड़े उतार चढ़ाव की संभावना कम बनी हुई है। कानपुर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। गोल चौराहे से रामादेवी चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड निर्माण को केंद्र सरकार से 988.30 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास अप्रैल में नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 जिलों में 24 नई हाईटेक सोसाइटियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल 7,830 फ्लैट और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती आबादी के बीच बेहतर आवास और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इन सोसाइटियों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और जरूरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देवरिया में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मक्के के बीज पर 50% तक अनुदान दे रही है। कृषि विभाग की इस योजना के तहत किसान अब आधे दाम में मक्का बीज खरीद सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस पहल का मकसद न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि पोषक और मोटे अनाजों की खेती को भी प्रोत्साहित करना है, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PCS 2024 साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं, बल्कि उनकी प्रशासनिक सोच, संवैधानिक समझ और समसामयिक मुद्दों पर दृष्टिकोण को भी परखा गया। इसी क्रम में एक अभ्यर्थी से उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर राय मांगी गई और यह भी पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाना चाहिए। ऐसे सवालों के जरिए आयोग यह समझने की कोशिश करता है कि उम्मीदवार नीतिगत मुद्दों पर कितना संतुलित, तार्किक और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे भविष्य में वे एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निर्णय ले सकें। अरुण गोविल ने लोकसभा में क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दे उठाते हुए मेरठ पानीपत और मेरठ मवाना हस्तिनापुर बिजनौर नई रेलवे लाइनों पर जल्द निर्णय लेने और निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन रेल परियोजनाओं के शुरू होने से मेरठ सहित आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार और आवागमन को गति मिलेगी तथा लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही इन रूटों के विकसित होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी तेज होगा। राजीव राय ने अखिलेश यादव के साथ फिल्म अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सलमान के पिता सलीम खान का कुशलक्षेम भी जाना। मुलाकात के दौरान सामान्य बातचीत के साथ आपसी संबंधों और हालचाल पर चर्चा हुई, जिसकी तस्वीरें और खबरें सामने आने के बाद यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इच्छुक आवेदकों के लिए 1 अप्रैल की तारीख बेहद अहम रहने वाली है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़ाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां ड्राइविंग के साथ ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा मानकों की भी विस्तृत ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और
भारतीय रेलवे ने चैत्र नवरात्रि के दौरान यात्रियों के लिए खास फलाहारी सुविधा शुरू की है। 19 से 27 मार्च तक चलने वाले इस पर्व में व्रत रखने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा में फल, जूस, दूध और विशेष व्रत थाली शामिल होगी ताकि व्रतधारी यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना है। गाजियाबाद के हरीश राणा के इच्छा मृत्यु मामले में पैरवी करने वाले अधिवक्ता मनीष जैन ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि एक परिवार के दर्द, आंसुओं और टूटती उम्मीदों की कहानी थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में केवल कानून ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व दिया। अधिवक्ता मनीष जैन ने यह केस निःशुल्क लड़ा, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर न्याय और मानवता दोनों की झलक देखने को मिली। सीतापुर में इस बार चैत्र नवरात्रि एक दुर्लभ संयोग के साथ शुरू हो रही है। करीब 72 साल बाद ऐसा हो रहा है जब अमावस्या और प्रतिपदा एक ही दिन पड़ रही हैं, जिसे विशेष धार्मिक महत्व का माना जा रहा है। मान्यता के अनुसार इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आ रही हैं और वात्सल्य भाव में रहेंगी। इसे प्रकृति, प्रेम और धर्म के संतुलन का संकेत माना जाता है। श्रद्धालु इस नवरात्रि को खास मानते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वैश्विक तनाव का असर अब कृषि और भंडारण पर दिखने लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण 5 मार्च से अमोनिया गैस की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। इसका सीधा असर कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज पर पड़ा है, जहां लाखों टन आलू भंडारित हैं। अमोनिया की कीमत करीब 110 रुपए प्रति किलो तक बढ़ने से कोल्ड स्टोरेज संचालकों की लागत बढ़ गई है और आलू के सुरक्षित भंडारण पर खतरा मंडरा रहा है। यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अब प्रोजेक्ट अलंकार के तहत धनराशि जरूरत के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो स्कूलों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर फंड आवंटन तय करेगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन, फर्नीचर, शौचालय और अन्य संसाधनों को बेहतर बनाना है। इससे धन का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गढ़मुक्तेश्वर की तस्वीर अब तेजी से बदलने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, NH-99 और प्रस्तावित लिंक मार्गों के जरिए यह इलाका जेवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से माल परिवहन की लागत कम होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गंगा किनारे स्थित होने के कारण धार्मिक पर्यटन में भी वृद्धि की उम्मीद है। इस विकास से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVVNL ने बकाया और स्मार्ट मीटर रिचार्ज न कराने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत करीब 97,000 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। बताया जा रहा है कि इन उपभोक्ताओं पर 51 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था। निगम का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद भुगतान न करने पर यह कदम उठाया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर बिल जमा करें या रिचार्ज कराएं ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। बांदा में बड़ी संख्या में किसानों के लिए चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब 62,682 किसानों को बंद हो सकता है, क्योंकि उनकी फार्मर रजिस्ट्री अब तक पूरी नहीं हुई है। जिले में कुल 2,51,390 किसानों में से लगभग 25% किसानों की रजिस्ट्री अधूरी है, जो पिछले 1.5 साल से लंबित है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लें, वरना उन्हें योजना की किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। आगरा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 19 और 20 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के नए शैक्षिक सत्र से पहले NCERT पैटर्न की किताबें सभी जिलों में उपलब्ध करा दी गई हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पूरे सेट की कीमत 393 से 458 रुपए निर्धारित की गई है। अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र को देखते हुए यह व्यवस्था समय से पहले कर दी गई है, ताकि छात्रों को किताबों के लिए परेशान न होना पड़े और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके।
लखनऊ की खुशी गुप्ता ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मिली मदद से सफलता की नई कहानी लिखी है। उन्होंने 4.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लेकर ग्लैम हाउस सैलून की शुरुआत की। बीए एलएलबी की छात्रा खुशी आज अपने इस व्यवसाय से लाखों का टर्नओवर कर रही हैं। इतना ही नहीं, वे अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। उनकी ये पहल आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश में खाद वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 जून से अब केवल फार्मर आईडी धारक किसानों को ही खाद मिलेगी। सीतापुर में इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है, जहां ई पॉश मशीन के जरिए किसानों का पूरा विवरण दिखाई देगा और उसी के आधार पर खाद का वितरण किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और वास्तविक किसानों को ही समय पर खाद मिल सकेगी। अयोध्या में आयोजित होने वाले नव संवत्सर समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। इस खास आयोजन के लिए करीब 1500 लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्मान देकर उनके योगदान को सराहा जाएगा। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 110 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेशों तक फैले नेटवर्क के जरिए फर्जी कॉल और लिंक के माध्यम से लोगों की बैंक डिटेल हासिल कर ठगी करता था। पुलिस अब आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई में जुटी है। मेरठ में मेट्रो और नमो भारत RRTS का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और अब यात्रियों की संख्या बढ़कर करीब 92,000 प्रतिदिन पहुंच गई है। आइलैंड प्लेटफॉर्म की सुविधा के कारण यात्री एक ही प्लेटफॉर्म से आसानी से मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों के बीच स्विच कर पा रहे हैं, जिससे सफर ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो गया है। फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 2250 शिक्षक इस कार्य में लगाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशन तैयार कर लिए गए हैं, जहां ईंधन की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इससे एयरपोर्ट से जुड़े वाहनों और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और संचालन शुरू होते ही ईंधन की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं होगी। मथुरा पुलिस ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब डायल 112 टीम मौके पर पहुंचकर ही FIR आवेदन लेगी। इससे पीड़ितों को बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज व आसान हो जाएगी। इस व्यवस्था से खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और दूर दराज के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 650 से अधिक पद कम कर दिए गए हैं। अब शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। उच्चीकृत विद्यालयों में होने वाली इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पद घटने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है। आयोग जल्द ही संशोधित पदों के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग ने आंशिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है, जहां 34 कारखानों में उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है, जबकि 33 इकाइयां अब भी बंद पड़ी हैं। गैस की कीमतों को लेकर असमंजस बना हुआ है, जिसके कारण उद्योग पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पा रहा है और कारोबारियों में चिंता बनी हुई है। अगर गैस दरों पर स्पष्टता नहीं आई तो उत्पादन और रोजगार दोनों पर असर पड़ सकता है। नीब करौरी बाबा के जीवन पर बन रही फिल्म अप्रैल में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में महाराज जी का किरदार अभिनेता राजपाल यादव निभा रहे हैं। फिल्म में उनके जीवन, चमत्कारों और भक्तों के साथ उनके संबंधों को दर्शाया जाएगा, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 3063 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना से हजारों परिवारों के अपने घर का सपना पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गोंडा में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने निर्देश दिए हैं कि अब बिना सुरक्षा उपकरण के कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर SSO, अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी जैसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से विभाग में अनुशासन और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे 555 श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। यह आर्थिक सहयोग राज्य सरकार की उस योजना के तहत दिया गया है जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन और सहयोग देना है। इस पहल से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखी गई और सरकार के प्रति आभार भी जताया गया। मिर्जापुर में दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभल में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की और अन्य वाहनों व लोगों को सुरक्षित दूरी पर कर दिया। समय रहते स्थिति संभाल ली गई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। रामपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वार कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक ओमकार नाथ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता यशवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के विवाद में पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए उप निरीक्षक ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरठ में यातायात पुलिस ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त अभियान शुरू किया है। जेल चुंगी और तेजगढ़ी चौराहों पर लाउडस्पीकर के जरिए दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि 48 घंटे के भीतर अपना सामान हटा लें, वरना कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक पटेल सीओ के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 80 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सड़क और चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना ही इस कार्रवाई का उद्देश्य है। अयोध्या में 19 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वह नव संवत्सर समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने कई प्रमुख रूटों पर बदलाव किए हैं ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो।